हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो है वो लोगों के क्वेश्चंस को लेकर के, जो भी उनकी क्वेरीज हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका भी उनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए वीडियो अच्छा होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ ब्लड बैग। ब्लड बैग्स क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्लड बैग बेसिकली जो होते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं ब्लड बैंक में। ब्लड बैग एक केमिकल से बने होते हैं, उस स्पेसिफिक केमिकल से ही वो बने होते हैं और किसी नॉर्मल प्लास्टिक से नहीं बने होते हैं वो। और ब्लड बैग जो हैं वो 4 तरीके के हैं। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, कौन कौन से एंटीकोगुलेंट कितने दिन तक काम करते हैं, ठीक है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड बैग आर डिजाइंड फॉर द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड बैग जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स के लिए। दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो इन्फेक्शन से फ्री होती है, उस कंडीशन को हम एसेप्टिक कंडीशन बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट एसेप्टिक मीन्स। इट एक्ट एज अ क्लोज्ड सिस्टम, रिड्यूस द चांस ऑफ कंटेमिनेशन। और ब्लड बैग जो होते हैं वो एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं जो कि कंटेमिनेशन के चांसेस को स्लो करते हैं। ब्लड बैग आर मेड विद हाई मोलिकुलर वेट पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड टू इंश्योर बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये पॉइंट बता रहा है कि ब्लड बैग जो होते हैं वो हाई मोलिकुलर वेट पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने होते हैं जो कि बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। और पीवीसी के अलावा DEHP भी एक कंपाउंड है जिसका ब्लड बैग जो है, जिससे ब्लड बैग बनाए जाते हैं, इसका फुल फॉर्म है डाई 2 इथाइल हेक्साइल थैलेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीवीसी के साथ साथ ये भी एक कंपाउंड है जो कि ब्लड बैग में यूज होता है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है सिंगल ब्लड बैग। सिंगल ब्लड बैग का पहला पॉइंट है कि यूज्ड फॉर होल ब्लड कलेक्शन। यानी कि सिंगल ब्लड बैग जो होते हैं, नाम से ही पता चला सिंगल है यानी कि एक ही ब्लड होगा, यानी कि उसमें कोई भी कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं होगा। हमारा एक ही ब्लड बैग है एंटीकोगुलेंट के साथ। तो प्राइमरी बैग कंटेन CPDA सोल्यूशन एंटीकोगुलेंट विच मेंटेन ब्लड शेल्फ लाइफ फॉर 35 डेज। तो प्राइमरी बैग होता है, एक ही बैग होता है, उसमें एंटीकोगुलेंट CPDA होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, जो इसका लाइफ स्पैन जो होता है 35 डेज का होता है। अगर एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि अगर इसी जगह पे हम ये कहें, तो इसी जगह पे अगर ये बोला जाए कि CPDA की जगह सिर्फ CPD सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि वो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है जिसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 21 दिन की होती है। और अगर इसी में एडेनिन ऐड कर दिया जाता है, यानी कि A ऐड हो जाता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 7 से 8 दिन इंक्रीज कर जाती है। तो एडेनिन जो होता है वो पहली बात तो RBC को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और उनकी रप्चरिंग होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवेलेबल इन कैपेसिटी ऑफ 450 ml एंड 350 ml, यानी कि ब्लड बैग जो हैं, ये सिंगल ब्लड बैग या कोई भी ब्लड बैग जो है वो 350 ml से 450 ml की कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। 2 तरीके की, छोटा एक बड़ा, ठीक है। और क्वांटिटी वाइज इनके पैसे भी वेरीज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी ब्लड बैंक से ब्लड बैग इशू करवा रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा दिन आए किसी के पास, लेकिन अगर आप इशू कराते हैं तो वो बैग वाइज उसकी चार्जेस भी वेरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 450 ml ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन 63 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ दे कोई कि 350 ml कैपेसिटी या 450 ml कैपेसिटी का जो ब्लड बैग है उसमें एंटीकोगुलेंट आप कितना दे रहे हैं, तो जो 450 ml के ब्लड होते हैं उनमें एंटीकोगुलेंट जो होता है वो 63 ml होता है। और हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्लड का एंटीकोगुलेंट से ब्लड बैग के केसेस में जो रेशियो होता है वो 1:7 चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल ब्लड बैग। डबल ब्लड बैग में क्या है कि नाम से समझ में आ रहा है कि डबल 2 बैग होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि जो थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं ना ब्लड बैंक के बारे में, और प्रैक्टिकली जब आप करेंगे जाके किसी ब्लड बैंक में इंटर्नशिप, ठीक है, उस जगह पे आप एक डिफरेंस पाएंगे। पता है क्या डिफरेंस? आप जो सिंगल बैग देखेंगे, उस सिंगल बैग के साथ सिर्फ एक सिंगल बैग ही नहीं होगा, उसके साथ एक और भी बैग होगा, ठीक है। उस बैग को यूजुअली जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। देखो, ब्लड बैंक में ब्लड जो बैग्स आते हैं सिंगल, डबल, क्वाड्रपल, ट्रिपल,
उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ट्रिपल बैग है तो उसके 3 कंपोनेंट निकाल के रखे जाएं, या सिंगल बैग है तो सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट रखा जाए। ये डिपेंड करता है कि ब्लड बैंक की अवेलेबिलिटी और नीड के हिसाब से कि आप ब्लड बैग को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो ट्रिपल बैग है तो आपको प्लेटलेट, आरबीसी, प्लाज्मा सब कुछ सेपरेट करना है। नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द ब्लड बैंक। हाँ, तो मैं बताती थी कि जो सिंगल बैग होता है उसके साथ एक और भी बैग आता है, तो अगर नीड होती है तब हम उस बैग को, ये जो मशीन दिख रही है सेंट्रीफ्यूज मशीन से, हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और ये है मशीन जिससे कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये जो आरबीसी ब्लड में है उसको जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो प्लाज्मा अलग हो गया, आरबीसी अलग हो गई, क्योंकि आरबीसी जो होती है वो हैवियर होती है और प्लाज्मा जो होता है वो लाइटर होता है। तो जो ऊपर प्लाज्मा आया उसको हम, जो दूसरा बैग है उसमें हम सेपरेट करके अलग कर देते हैं, तो हमें वहाँ से प्लाज्मा भी मिल गया और हमें आरबीसी भी मिल गई। यूजुअली क्या होता है, ऐसा किया जाता है। तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से आप ये मत सोचना कि सिंगल बैग है तो सिंगल ही होना चाहिए, इसमें डबल क्यों है, या हमने उस वीडियो में पढ़ा था तो उसमें गलत बताया गया। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन थ्योरेटिकल जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम सिंगल बैग को सिंगल वे से ही डिफाइन करेंगे कि इट हैज़ ओनली सिंगल बैग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डबल बैग। डबल बैग क्या होता है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 डिफरेंट कंपोनेंट, रेड सेल एंड प्लाज्मा। रेड सेल और प्लाज्मा 2 डिफरेंट कंपोनेंट में हम ब्लड को सेपरेट करते हैं डबल ब्लड के बैग के केस में। ठीक है, ट्रिपल ब्लड बैग, साथ ही साथ आपको इमेजेस भी दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डबल बैग में कौन सा एंटीकोगुलेंट मिल रहा है, सिंगल बैग में कौन सा एंटीकोगुलेंट मिल रहा है, इसीलिए साथ ही साथ ये इमेजेस भी शो हो रही हैं। ट्रिपल ब्लड बैग, ट्रिपल ब्लड बैग में क्या है कि ट्रिपल 3, यानी कि 3 कंपोनेंट सेपरेट होंगे। देखो ब्लड बैग कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल में कौन कौन से कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं, कैसे सेपरेट हो रहे हैं, कौन सा एंटीकोगुलेंट है, उसको किस टेम्परेचर पे हमें रखना है, कितनी उसकी शेल्फ लाइफ होती है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और उन सारी बातों को मैं एक एक करके यहाँ पे नहीं रिवाइज बोल सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आउट ऑफ कंटेंट हो जाएगा, आउट ऑफ क्वेरीज हो जाएगा हमारा। बेसिकली ये जो वीडियो है वो क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो मैं उतना ही डिफाइन करूँगी। लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ब्लड बैंक की फुल डिटेल दे रखी है, सारे एंटीकोगुलेंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है, तो उन वीडियोज़ को जा करके आप देखिए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है देन आप वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव ऑन टू ट्रिपल ब्लड बैग यूज टू सेपरेट 3 कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। यहाँ पे 3 चीज़ें सेपरेट होंगी। इट हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड बैग इन विच प्राइमरी बैग कंटेन CPD सॉल्यूशन, ये एंटीकोगुलेंट है प्राइमरी बैग में CPD। सेकेंड जो होगा वो हमारा ट्रांसफर बैग होगा और थर्ड जो होगा वो हमारा सैगम का होगा। यानी कि सैगम जो होता है हमारा टर्शरी बैग जो है, बेसिकली होता है क्या है, हम करते क्या है कि होल ब्लड को हम सैगम वाले में रखते हैं क्योंकि होल ब्लड की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि होल ब्लड नहीं चढ़ता, अदरवाइज होल ब्लड इज़ मोर डिमांडेड। ट्रांसफ़र में हम हमेशा प्लेटलेट्स को रखते हैं और CPD सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा रख देते हैं या फिर सिर्फ हम PRBC रख देंगे। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ ऑफ ब्लड विथ सैगम, सैगम के केस में शेल्फ लाइफ जो होती है वो 40 से 42 दिन हो जाती है। तो हम जब होल ब्लड को डालते हैं तो होल ब्लड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर जाती है, तो वो हमारे ब्लड बैंक में ज़्यादा दिनों तक, लंबे स्टॉक तक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, शेल्फ लाइफ ऑफ प्लेटलेट जो है वो 3 से 5 दिन की होती है, जिसको 20 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है कि पूल्ड प्लेटलेट्स एक्सपायर्स 4 आवर फ्रॉम टाइम ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि पूल्ड प्लेटलेट का मतलब होता है कि प्लेटलेट जो हैं वो एक जगह कोल्ड हो गई हैं, फ्रीज हो गई हैं, इन द सेंस कि वो जम रही हैं। अगर प्रिपरेशन के टाइम पे 4 घंटे तक उन्हें मिक्स नहीं किया गया, एजिटेट नहीं किया गया, तो वो पूल्ड हो जाएंगी और वो पूल्ड प्लेटलेट जो होती है वो एक्सपायर कर जाती है, ख़राब कर देती है। वैसे प्लेटलेट का शेल्फ लाइफ जो है वो 3 से 5 दिन के लिए, इसलिए प्लेटलेट को जब भी सेपरेट किया जाता है उसको एक तो सेपरेट करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है क्योंकि वो कोगुलेट करने लगते हैं। ठीक है, थक्के जमने लगते हैं प्लेटलेट के ब्लड बैग के अंदर। वो करने के बाद हम उसको तुरंत ही एजिटेटर में रख देते हैं। एजिटेटर एक मशीन होती है, ये आपको दिख रही है, ये कॉन्टिन्यूसली एजिटेट करती रहती है, यानी कि शेक करती रहती है। तो उससे क्या होता है, प्लेटलेट जो होती हैं वो जम नहीं पाती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है 3 से 5 दिन तक मेंटेन रहती है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ही, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में थोड़ा सा जो फाइन बाउंड्री आती है उसको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही हमने ब्लड, एक हमने अपना सैगम में हमने होल ब्लड कलेक्ट किया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज़ किया। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद ब्लड जो है वो हैवियर पार्टिकल यानी कि आरबीसी नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर आ जाएगा PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
ये भी क्वेश्चन था एक का स्टूडेंट का कि पीआरपी क्या होता है। ठीक है, तो पीआरपी जो होता है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें कि प्लेटलेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि नीचे जो आरबीसी बैठी हुई हैं वो सिर्फ पैक्ड आरबीसी हैं। ठीक है, उसमें प्लेटलेट नहीं है, उसमें प्लाज्मा नहीं है, थोड़ा सा क्वांटिटी में होता है लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्लेटलेट और आरबीसी और प्लाज्मा में वो डिवाइड हो गए। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ट्रांसफ़र बैग है उस बैग में हम अपना प्लाज्मा निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप ट्रांसफ़र बैग में कब क्या निकाल रहे हो। अगर आपको प्लेटलेट निकालनी है तो आप ट्रांसफ़र बैग में ही प्लाज्मा को निकालोगे, सीपीडी वाले सॉल्यूशन में आप नहीं निकालेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? लिसन केयरफुली। तो जो प्लाज्मा है हमने उसको ट्रांसफ़र बैग में निकाला, अब हम उस प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे। प्लाज्मा और प्लेटलेट में जो हैवियर हैं वो है प्लेटलेट्स। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूज़ का मैकेनिज्म आपको पता है, डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन एंड लाइटर विल बी बॉटम, ऊपर रहेंगे। तो प्लाज्मा को जब हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे तो नीचे प्लेटलेट आ जाएंगी और ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। वो नीचे जो प्लेटलेट आ गई हैं वो उसी में रहेंगी, ऊपर जो प्लाज्मा है उसको हम सेपरेटर मशीन, ये जो दिख रही है आपको, इस सेपरेटर मशीन से हम उस प्लाज्मा को सीपीडी वाले सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। या फिर हमें अगर पैक्ड आरबीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें होल ब्लड की ज़रूरत है, तो उस प्लाज्मा को हम निकाल के अपने पैक्ड आरबीसी, जिसमें सैगम का पैक्ड आरबीसी पड़ा हुआ था, उसमें हम उसको मिक्स कर देंगे। तो वो पीआरबीसी से अब क्या बन जाएगा? होल ब्लड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी ब्लड बैंक में प्लाज्मा की नीड है तो उस प्लाज्मा को हम सीपीडी वाले सॉल्यूशन में निकाल लेंगे। तो हमारे इस तरीके से जो ब्लड बैग हैं वो ट्रिपल ब्लड बैग जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो गए। एक जो सैगम वाला था उसमें हमने पीआरबीसी को रखा, सीपीडी वाले में हमने प्लाज्मा को रखा जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं, एफएफपी, और जो ट्रांसफ़र था उसमें हमने प्लेटेड को रखा। अच्छा, एफएफपी जो हैं वो दो तरीके के फ्रिज आते हैं, रेफ्रिजरेटेड जो फ्रिज होते हैं एफएफपी के लिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है -40 डिग्री सेल्सियस के लिए, एक होता है -80 डिग्री सेल्सियस के लिए। ये जो दोनों टेम्परेचर हैं इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है इनकी लाइफ का, यानी कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है ये आई थिंक 1 ईयर के लिए होता है, और जो -80 डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए एफएफपी के लिए होते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एफएफपी होती है वो कंप्लीट फ्रोज्ड होती है। जब भी किसी को एफएफपी की डिमांड होती है हम उसको ऐसा सॉलिड या फ्रोजन फॉर्म में नहीं देते, हम उसकी थॉइंग करते हैं। थॉइंग कैसे करते हैं कि वाटर बाथ में डाल दिया हमने, उसको डालने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, देन उसको हम देते हैं। और थॉइंग के 2 से 3 घंटे के अंदर ही अंदर वो जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है वो चढ़ जाना चाहिए बॉडी में, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इतनी देर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने कवर अप कर लिया है। आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। नाउ द लास्ट वन इज़ क्वाड्रपल ब्लड बैग। क्वाड्रपल ब्लड बैग से आप समझ रहे हैं कि 4 तरीके के होंगे। इट इज़ डिज़ाइन फॉर होल ब्लड कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ होल ब्लड इनटू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और बफी कोट एंड क्रायोप्रेसिपिटेट और ल्यूकोसाइट्स। इतना सारा और कॉमा एंड आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। सिंपली मैं बता दूं कि रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं तो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इन 4 चीज़ों के लिए ये होता है थ्रू सेंट्रीफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। क्रायोप्रेसिपिटेट कैसे बनता है ये एक लंबा टॉपिक है, कहाँ यूज़ होता है ये सारी चीज़ें अलग हैं। मेरे जो दूसरे ब्लड बैंक के वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं। सामने जो क्वाड्रुपल ब्लड बैग दिख रहे हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड बैग इज़ अवेलेबल विद सीपीडीए या सैगम एंटीकोगुलेंट। तो उस हिसाब से जो है वो ब्लड को हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मेरे और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो लास्ट है पॉइंट वो है कॉर्ड ब्लड कलेक्शन बैग। ये एक अलग तरीके का बैग होता है। ठीक है, आपके सामने इमेज आ रही है, आप देख लीजिए कॉर्ड कलेक्शन ब्लड। और मैं बता दूं कॉर्ड जो है वो कहाँ से कलेक्ट होगा। ये अम्बिकल कॉर्ड यानी कि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो अम्बिकल कॉर्ड होती है जिससे आर्टरी, अम्बिकल कॉर्ड यानी कि जिससे प्योर ब्लड आता है बॉडी में, वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और ये अलग से स्टॉक मेंटेन किया जाता है। ये यूजुअली स्मॉल ब्लड बैंक्स में नहीं होता है। ये कॉर्ड ब्लड बैग का कलेक्शन का स्टॉक नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी ब्लड बैंक से कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही ये मिलता है। तो ये जो होते हैं, ये जो कलेक्ट किया जाता है ब्लड, ये अम्बिकल कॉर्ड से किया जाता है। अम्बिकल कॉर्ड कलेक्शन बैग ऑफ 150 ml कैपेसिटी विद 22 ml ऑफ सीपीडी सॉल्यूशन, यानी कि सीपीडी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा
ये ब्लड बैग है, 150 ml इसकी कैपेसिटी है, CPD सॉल्यूशन है इसमें, जिसकी की शेल्फ लाइफ जो हो जाएगी वो 21 डेज़ की हो जाएगी, और 22 ml एंटीकोगुलेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि क्वेरीज़ पे बेस्ड था। क्वेरीज़ थी टाइप्स ऑफ ब्लड बैग को डिफाइन करने की, और एक क्वेश्चन था इसमें लोगों का कि निडल के गॉज के बारे में। मैं बता दूं कि जो ब्लड कलेक्शन यानी कि ब्लड बैंक में जो कलेक्शन के टाइम पे निडल यूज़ होती है वो निडल होती है हमारी 16 से 18 गॉज की। ठीक है, निडल होती हैं 16 गॉज की, 18 गॉज की, 20, 22 और 24 गज। ठीक है, इतने गॉज की निडल होती हैं। अच्छा, अब कहाँ पे कौन सी निडल यूज़ की जाती है ये मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सा फंडा है, क्लियर कर दूंगी, समझ में आ जाएगा। क्या है कि गॉज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है निडल की साइज से। ठीक है, यानी कि अगर 16 गॉज की निडल है यानी कि वो बहुत मोटी होगी निडल और लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड उससे निकलेगा। लेकिन अगर वो 22 गॉज की निडल है तो बहुत ही फाइन निडल होगी। आप समझ गए कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। जितना ज़्यादा गॉज होगा उतनी ही फाइन निडल होगी। इसलिए ब्लड बैंक में कलेक्शन के लिए निडल जो यूज़ होती है वो 16 से 18 गॉज की यूज़ होती है। रेस्ट ऑफ वर्क में यानी कि FNAC वगैरह के जो टेस्ट हो गए और जो दूसरे टेस्ट हो गए या नॉर्मल ब्लड सैंपल कलेक्शन हम करते हैं वहाँ पे हमारी 22 से 24 गॉज की निडल चलती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था। दूसरी चीज़ लोगों ने पूछा है कि ब्लड बैंक को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ब्लड बैंक को ओपन करने के लिए क्या क्या अकोमोडेशन है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, एसेसरीज, इक्विपमेंट्स, ये सारा मैंने अपने ब्लड बैंक फुल डिटेल के नाम के वीडियो से मैंने बताया है। उसको आप जाके देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ मैं समझ गई कि लोग पूछना क्या चाहते हैं। उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि ब्लड बैंक कैसे खोलते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्लड बैंक खोलने के लिए MCI यानी कि MCI के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उससे आप ब्लड बैंक को खोल सकते हैं। तो सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट से आपको एक लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा ब्लड बैंक का कि आप ब्लड बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, उस लाइसेंस को एवरी 31 दिसंबर में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसके कुछ चार्जेस लगते हैं, 600 रुपये, लेट होने पे 200 रुपये। ये तो टाइम वेरी कर जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ से आपको तो वो सारी चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ब्लड बैंक खोलने में, या जो भी लोग बहुत ज़्यादा ईगरली इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, तो उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें प्रॉपरली MCI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी वो मैं आपको बताऊंगी। और ब्लड बैंक का लाइसेंस और रिन्यूएबल लाइसेंस जो होता है वो कैसा दिखता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज़, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ठोक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और भाई अगर ना पसंद आया हो तो मत करो, फ़ोन तुम्हारा, नेट तुम्हारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।